नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिलांग में 75वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। जन औषधि दिवस 2021 के मौके पर यमुना विहार स्थित जन औषधि केंद्र पर निश्चय जैन फाउंडेशन के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सांसद मनोज तिवारी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर लोगों में निराशा देखने को मिली। वहीं इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम हास्य कलाकार दीपक सैनी ने अपने कला से सबका मन मोह लिया। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। आज में जन औषधि दिवस जो मनाया जा रहा है पूरे भारत में, पूरा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आज यमुना विहार में हो रहा है, जिसमें हम लोग खड़े हैं। जेनरिक मेडिसिन यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। गरीब लोग जो महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद कर त्रस्त हो चुके हैं, उनको सस्ती दवाएँ प्रोवाइड कराने का मोदी जी का ये जो अभियान है, उसमें एक और कड़ी आज जुड़ी है यमुना विहार के अंदर। तो मैं उसी में अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया निश्चय फाउंडेशन के भाई सौरभ जैन जी ने, और मैंने लोगों को खूब हंसाया और मोदी जी के इस योजना के बारे में बताया। सर, मनोज तिवारी नहीं पहुंचे यहाँ पर, जो यहाँ की जनता है, जो लोग आए हुए हैं, जी, काफी निराश दिखाई दिए। यहाँ के सांसद आना चाहिए था, उसके बारे में सर आप कुछ जी आना चाहिए था। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, वरना तो वो अपनी स्वीकृति देते ही नहीं। और पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, एक आध दिन में ऐसे ही हो जाता है, एक आध घंटे के अंदर कई बार ऐसे अर्जेंट कॉल्स आ जाती हैं कि आपको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। आज मैं जन औषधि दिवस जो दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जन जन अच्छी सेवाएं पहुँचाई जाएं, जन अच्छी औषधि पहुँचाई जाए, उसी के रिगार्डिंग ही हमारे ये इस स्टोर पर, जो कि यमुना विहार C5 में है, तो इसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर मोदी जी ने जेनरिक मेडिसिन के लिए कि लोगों को कम दामों पर अच्छी मुहैया करवाई जाएँ दवाइयाँ, जो कि लोग बाहर से बहुत महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं, बट इन स्टोर्स के थ्रू उन तक कम सस्ते दामों में एक उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ उनको मुहैया करवानी चाहिए। अब मैम आज ही ओपनिंग हुई है? नहीं, ये शॉप हमारी 17 दिसंबर को ओपन हुई है, बट हमारा जो जन औषधि दिवस है वो इस स्टोर पे हम आज 7 मार्च को। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और दिल्ली की हेवी नीति के लाभों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान रविवार के 5वें सप्ताह में प्रवेश कर गया। स्विच दिल्ली अभियान के जरिए शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग और बुनियादी ढांचे के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यापक योजना तैयार की है। हमारे पास पहले से शहर में 72 से अधिक चार्जिंग स्टेशन है और अगले 6 महीने में 100 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ 100 नए चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्विच दिल्ली सरकार की ओर से 8 सप्ताह का जन जागरूकता अभियान है, ताकि प्रत्येक दिल्लीवासी को पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने के फायदे के बारे में जागरूक किया जा सके। स्विच दिल्ली कैंपेन के इस 5वें हफ्ते में हमारा फोकस रहेगा चार्जिंग स्टेशंस पर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा किसी शहर में चार्जिंग स्टेशन आज के दिन हैं तो वो दिल्ली है। और आज भी लगभग 72 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में बन के तैयार हैं, जहां लोग बाग रोज़ अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते हैं। दिल्ली सरकार का ये लक्ष्य है कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन पब्लिक को उपलब्ध हो। अभी हमने 100 जगह पे 500 चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि ये जितने भी 100 जगह हैं, इन पे चार्जिंग स्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार होंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने ये भी एक नोटिफिकेशन किया है कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन कहीं भी बनाते हैं तो उस पर सब्सिडाइज्ड रेट पे 4.5 रुपये पर यूनिट के रेट पे आपको बिलिंग की जाएगी। तो स्विच दिल्ली कैंपेन के 5वें हफ्ते में मैं सभी मार्केट जो ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट जो ओनर्स हैं
जो कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जो मालिक हैं, शॉपिंग मॉल्स के जो मालिक हैं, जो वहाँ एसोसिएशन है, मैं उनको ये अपील कर रहा हूँ कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और जितने भी आपके पार्किंग एरियाज़ हैं, आप कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन आप वहाँ बनाएं। साथ ही में अगर आप ev.delhi.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर एक आप प्लेज ले सकते हैं और मैंने अपना ये प्लेज लिया जिसका कि सर्टिफिकेट मुझे मिला है। तो मैं सभी से ये अपील कर रहा हूँ कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, ये प्लेज लें। जो क्लाइमेट चेंज की हम बड़ी बात करते हैं और दिल्ली में पोल्यूशन कम करने की हम बात करते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। राजधानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाए गए रानी झांसी फ्लाईओवर को लेकर सामने आई एक ऑडिट रिपोर्ट के बहाने दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज झांसी फ्लाईओवर की 55 से 60 पत्रों की ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाईओवर के निर्माण का फैसला 1995 में लिया गया था, लेकिन यह फ्लाईओवर 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस फ्लाईओवर को बनने में लगभग 24 साल लग गए। जब इस फ्लाईओवर के निर्माण का फैसला लिया गया था तो इसके टेंडर की लागत 175 करोड़ तय थी, लेकिन इसे बनाने में 724 करोड़ लगे। उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री पार्क वाले फ्लाईओवर को 18 महीने में 250 करोड़ में पूरा किया है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनका दायित्व है जनता के प्रति, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता को जवाब देना। और जब ऐसे गंभीर आरोप इस ऑडिट रिपोर्ट में लगे हैं तो आज जो प्रश्न आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जवाब देंगे। अब क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऑडिट रिपोर्ट रखी, बल्सवा एनफील्ड साइट की रखी, ये रखी और भी कई ऑडिट रिपोर्ट रखी। आज तक किसी पर उन्होंने कोई कार्रवाई किया, जांच तक नहीं की। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी अधिकारी की जांच तक ना करना अपने आप में दर्शाता है कि सारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है सारा भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग बैठे हैं वही कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो सवाल आज आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जरूर दे, और जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उनके नाम मीडिया के सामने रखें, जो आपके साथ साथ निर्णय। तो लगभग 24 साल लगे इस फ्लाईओवर को बनने में। ये जो साल लगे, जब इस फ्लाईओवर के बनने का निर्माण के लिए जो टेंडर और बाकी प्रक्रिया बनाई गई, जो इसकी कॉस्ट तय की गई, उस समय 175 करोड़ रुपए तय की गई। लेकिन जब ये फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ तो 724 करोड़ रुपए लगे। तो लगभग 546 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फ्लाईओवर से खा लिए, चोरी कर लिए। जब इस ऑडिट रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं, 54 पेज हैं, लेकिन 70 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो लगभग हर पेज पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। 70 ऑब्जेक्शन तो आपके बीच में पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसमें कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्शंस आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्शन इस पूरे के पूरे ऑडिट रिपोर्ट में लगाए गए। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि जब कोई सरकारी निर्माण होता है, उस सरकारी निर्माण किस जगह पे होगा, कौन सी लैंड ली जाएगी, उसको एक्वायर करने के लिए एक लैंड ओनिंग एजेंसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड ओनिंग एजेंसी होती है। दुर्भाग्य से या यूं कहें कि ज्यादा समझदारी के कारण रानी झांसी फ्लाईओवर के लैंड एक्वायर करने का जो एजेंसी थी वो किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो लोकल इंजीनियर बाबू थे वो लोग बैठ के एक एक व्यक्ति के साथ उन्होंने पर्सनली डील किया। तो हर जमीन को ओन करने के लिए, हर जमीन के लिए एक नया रेट लगाया, एक नया तरीका लगाया, एक नया सिस्टम बनाया, और हर जमीन के खरीदने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसे खाए। दूसरा ऑब्जेक्शन, जबकि ये
कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ होगा कि इंजीनियर और नेता बैठ के जमीन एक्वायर कर रहे हैं, जबकि होता क्या है, लैंड डीलिंग एजेंसी एक्वायर करती है जमीन। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगढ़ रोड से पहाड़ी धीरज रोड का नामकरण कर लाला गयासी राम गुप्ता मार्ग कर दिया गया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता, पूर्व सांसद विजय गोयल और उत्तर दिल्ली के महापौर जयप्रकाश मौजूद थे। इस मौके पर महापौर ने कहा कि स्वर्गीय लाला गयासी राम गुप्ता जी बहुत बड़े समाज सेवी और सदर बाजार के व्यापारी थे। उन्होंने समाज के लोगों के लिए काफी सारी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे महापुरुष का स्मरण कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता ला सके। महापौर ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय चौधरी चंदूलाल छावड़ी जी का स्थानीय नागरिकों से काफी लगाव था। वो एक धार्मिक और सामाजिक शख्सियत थे जो सदैव लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। हमने 2 सड़कों का नामकरण किया है। बहादुर रोड से लेकर के पहाड़ी धीरज तक का ये जो रोड है जिसमें अनेक गलियों के नाम हैं, तो इसका मार्ग का नाम आज लाला गयासी राम जी के नाम से रखा गया है। ऐसे ही हमारा जो कटरा लेखराम का नाम आज चौधरी चंदूलाल छावड़ी जी के नाम से रखा गया है। ये दोनों की दोनों शख्सियत हमारे क्षेत्र की बहुत ही हस्ती थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। लाला गयासी राम जी जहाँ अग्रवाल समाज के बहुत बड़े नेता थे, बड़े व्यापारी थे, समाजसेवी थे और वर्षों वर्ष तक उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। आज हमने उनको याद कराया है, उनके नाम से नामकरण करके उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं चौधरी चंदूलाल जी जो खुद मेरे पिता थे और उनसे हमने सामाजिक जीवन में लोगों का भला कैसे करना है और कोई भी व्यक्ति हमारे घर से नाराज़ होकर ना जाए, ये हमने उनसे सीखा और आगे बढ़ के उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने दोनों इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है और इनके दोनों के नाम हमारे को जीवन में संस्कार देते रहेंगे। जब जब हम इनका नाम पढ़ेंगे, समाज में हम अच्छा काम करें, लोगों को काम आए, ये शिक्षा सबको मिलेगी। सर, आप यहाँ के निगम पार्षद भी है और मेयर भी है, जितना काम आपने करा है क्या दिल्ली सरकार ने इन्हीं इलाकों के अंदर करा है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट भी गलत है। देखिए, दिल्ली सरकार की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हो सब जगह बिजली के तार लटके हुए, PWD की सड़कें टूटी हुई हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा, बिजली कभी भी चली जाती है, बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। तो सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापनों में रहती है। दिल्ली सरकार अगर अच्छे से काम करती तो शहर को, अगर वो लंदन पेरिस बनाने की बात कहते थे तो उसका कुछ हिस्सा अंश तो नज़र आता, लेकिन जब पानी आता है, जब बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है, जब गर्मी आती है तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है, बिजली की शॉर्टेज हो जाती है। तो दिल्ली सरकार अपने सब कामों में फेल हो गई है। ये नाकाम सरकार है। जब तक ये है, जब इसको झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है आने वाले समय दिल्ली की जनता इनको दिल्ली से मैसेज ये है, हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानीय स्तर के ऊपर मौजूद लोग होते हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए होते हैं, उनके नामों पर सड़कों और गलियों के नाम रखे जाते हैं। तो आज लाला गयासी राम जी और चौधरी चंदूलाल छावड़ी जी के नाम से जो रखा गया, उससे यही मैसेज है कि समाज के अंदर सेवा करनी चाहिए। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया? दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे जनता तक मैसेज जाए? दिल्ली सरकार अपने ढंग से कर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज पर इलाके में फैल रही गंदगी को लेकर निशाना साधा। बीजेपी जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला स्थानीय निवासियों के साथ प्रदर्शन करते हुए विधायक के दफ्तर तक पहुंचे और प्रदर्शन किया। तो अभी तक आप अगर यहाँ थे तो पता चल गया होगा। नहीं, फिर भी आप बताइए। तो किराड़ी का नर्क बना दिया। उसके बाद जो वार्ड 44 मुबारकपुर डबास मंडल में जो भी कॉलोनियों की स्थिति है वो इतनी नारकीय हो गई है, चाहे वो आस्था विहार हो, चाहे गौरी शंकर इनक्लेव हो, चाहे अमन इनक्लेव हो। अभी अगर नगर की जो स्थिति है वो पिछले 6 साल से इतना नारकीय विधायक ने बना दिया है कि वहाँ की गलियाँ जब से नीची पड़ गई उसके बाद उसको उठाया नहीं गया। वहाँ लगातार पानी भर रहा है। बरसात के बाद भी पूरे साल वहाँ पे गंदे पानी का जल जमाव हो रहा है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। घुटने घुटने तक पानी भरा है, लोगों के घर गिर रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। हमने कई बार इनसे फेसबुक के माध्यम से अनुरोध किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा
कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपको चाहिए कि कम से कम राजनीति से ना सही जन संवेदनाओं का ध्यान करते हुए आप अगरनगर की जनता का ख्याल रखें। लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही, इसलिए आज क्षेत्र की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता इनके विधायक कार्यालय पे आ रहे हैं। तो अभी तक आप अगर यहाँ थे तो पता चल गया होगा। नहीं फिर भी आप